तो बच्चों बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर फर्स्ट पार्ट 1 हो चुका है। आज पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर फर्स्ट पार्ट 2 पार्ट 1 में हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का बेसिक प्रोसीजर और की टूल्स ऑफ आरडीटी पढ़ाया था। उस की टूल्स में हमने सारे एंजाइम पढ़ाए, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, डीएनए लाइगेज, पॉलीमरेज। पार्ट 2 में हम लेकर के आए हैं की टूल्स ऑफ आरडीटी में हमने एंजाइम पढ़ लिया है। अब हम दूसरा जो की टूल्स हम हमारे पास वेक्टर, जिसे हम लोग क्लोनिंग वेक्टर भी कहते हैं, उसको पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से टॉपिक को समझिएगा। क्लोनिंग वेक्टर में हम दो चीजें पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर आइडियल वेक्टर, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर। दोनों टॉपिक अभी इस पार्ट 2 में फिनिश किए जाएंगे। क्लियर? तो की टूल्स ऑफ आरडीटी में आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वेक्टर यानी क्लोनिंग वेक्टर। और क्लोनिंग वेक्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं पहला टॉपिक वेक्टर होता क्या है। आरडीटी में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। वेक्टर होता है एक्चुअल में आरडीएनए विच कैरी अदर डीएनए, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजायर्ड डीएनए। क्लियर? हम बात कर रहे हैं एक वेक्टर में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल वेक्टर। एक आइडियल वेक्टर जो होगा वो क्या होगा? हम बता दिए आपको कि वेक्टर डीएनए होता है, यानी ये डीएनए है। अब देखते हैं डीएनए की कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जो इसको आइडियल बनाएंगी एज ए वेक्टर। एनसीईआरटी निकालिए। बहुत फास्ट चलेगा, जल्दी नोट करिएगा। द फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। यहां पर कुछ फीचर दिए जा रहे हैं जो रिक्वायर्ड हैं क्लोनिंग के लिए वेक्टर में। इनमें से पहला फीचर है नंबर 1, वेक्टर के पास होना चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये हम लोग पढ़ करके आए हैं डीएनए वाले चैप्टर में। इसको हम लोग शॉर्टकट में ओरी भी कहते हैं। हमने जब पढ़ा था रेप्लिकेशन तो हमें पढ़ाया गया था कि डीएनए में रेप्लिकेशन जिस जगह से स्टार्ट होता है उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ये खास तरह का सीक्वेंस होता है। यहां लिखा है दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। दिस सीक्वेंस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। कल मैंने पढ़ाया था कॉपी नंबर क्या होता है। कोई वेक्टर होस्ट में कितनी बार रेप्लिकेशन कर सकता है इसको बोलते हैं कॉपी नंबर। तो ओरी के यहां पर दो बातें लिखी हैं। क्लियर? यहां पर ओरी के बारे में दो बातें लिखी हैं। एक कह रहे हैं कि रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट। क्लियर? और किसका रेप्लिकेशन? जो हम डीएनए में जोड़ेंगे। रेप्लिकेशन ऑफ लिंक्ड डीएनए, वही डिजायर्ड डीएनए जो हम जोड़ने जा रहे हैं वेक्टर में। दूसरी बात पूछ सकते हैं वो, दूसरी बात कह रहे हैं इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल, इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर
कंट्रोलिंग कॉपी नंबर, ठीक है। क्या कह रहे हैं? इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए, कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। समझ में आया? तो ओरी जितना अलाउ करेगा उतनी ही कॉपी बनेंगी लिंक्ड डीएनए की। तो ओरी का इंपॉर्टेंस वेक्टर में क्या है? पहला ये रेप्लिकेशन ऑफ लिंक्ड डीएनए, दूसरा इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू फॉर कंट्रोलिंग, ये कंट्रोल करता है कॉपी नंबर को, जितनी कॉपी नंबर अलाउ करेगा उतनी ही लिंक्ड डीएनए की कॉपी नंबर बनेंगी। क्लियर? ये पहला पॉइंट क्लियर। अब आते दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट है, दूसरी प्रॉपर्टी जो वेक्टर के पास होनी चाहिए, पहले हम हेडिंग डाल दें उसके बाद बताएं होता क्या है, क्योंकि इंटर के बाद बिल्कुल जीरो हैं आप। सिलेक्टेबल मार्कर मतलब 1% क्या 0% भी हेडिंग डालने पे आपके दिमाग में कोई बात क्लिक नहीं कर रही कि हाँ ठीक है ये है, अब आगे हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो ऐसा तो होने वाला नहीं। अब डाल दिया, आप सब आप लोग बैठे हो। सिलेक्टेबल मार्कर, मार्कर का मतलब होता है जिसके द्वारा हम किसी चीज़ को पहचाने, उसको मार्कर कहते हैं हम लोग। सिलेक्टेबल का मतलब क्या होगा? हम पहचानने के लिए सेलेक्ट करेंगे। तो एक्चुअल में है क्या, जल्दी से समझिएगा। जब हम, कल मैंने बताया था, जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेंगे, ये हमारा वेक्टर डीएनए हो गया, इसमें हमने क्या जोड़ दिया? डिजायर्ड डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किसी होस्ट में भेजते हैं। ये 1 बैक्टीरिया की सेल, ये 2 बैक्टीरिया की सेल, ये 3 बैक्टीरिया की सेल, ये 4, 5, बहुत सारी बैक्टीरिया की सेल हैं। अब और हमने बहुत सारा बना रखा डीएनए, ठीक है। तो ये हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसमें गया कि किसमें नहीं गया? ये देखिए, अब मान लीजिए इन 2 बैक्टीरिया में गया है, बाकी में नहीं गया, तो हम पता कैसे करेंगे किस बैक्टीरिया में गया किस बैक्टीरिया में नहीं गया? क्योंकि हमें वही बैक्टीरिया चाहिए जिनमें गया है, हमें केवल ये वाले बैक्टीरिया चाहिए। इन्हीं बैक्टीरिया को आगे लेकर के हम लोग क्या कराएंगे? कल्चर कराएंगे, उनको लैब में कल्चर कराएंगे, इनको नहीं कराएंगे जिनमें नहीं गया है। तो ये पहचानने के लिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसमें गया किसमें नहीं गया है, इस वेक्टर में एक खास तरह का सीक्वेंस हम लोग जोड़ देते हैं। डीएनए का खास तरह का सीक्वेंस होता है जो हमें बताएगा कि किस होस्ट में गया है किस होस्ट में नहीं गया है। इस सीक्वेंस को ही हम लोग बोलते हैं सिलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं। अब बैक्टीरिया में जब हम होस्ट सेल बैक्टीरिया को लेके चलेंगे तो बैक्टीरिया के लिए बड़ा अच्छा एक जीन हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे, और ये जीन होगा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यानी ऐसा जीन जो उस बैक्टीरिया को उस तरह की एंटीबायोटिक में नहीं मरने देगा, उसकी ग्रोथ को प्रमोट करेगा। अब जिस बैक्टीरिया में ये जीन जाएगा, अब अगर ये रिकॉम्बिनेंट जीन यहाँ गया है तो उसका मतलब उसमें एंटीबायोटिक जीन भी गया है, तो ये बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक में जब हम टेस्ट करेंगे, वो एंटीबायोटिक उस मीडियम में डालेंगे तो ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा, जिनमें नहीं गया वो वाले बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो इस तरीके से वेक्टर में ये जरूर होना चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम पहचानेंगे कैसे? जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में भेजेंगे तो वहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि सारी होस्ट सेल में वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया हो, जिनमें गया वो अलग, जिनमें नहीं गया वो अलग। तो हम पहचानने के लिए क्या करते हैं, अपने वेक्टर में पहले से ही एक ऐसा सीक्वेंस जोड़ देते हैं जिसके बेस पर आगे चल करके हम ये, हालांकि इसमें भी एक मेथड ये है, एक दूसरा मेथड भी है, अभी आगे बढ़ाएंगे हम। एक दूसरा मेथड भी निकाला गया है। दूसरे वाले मेथड में हम कोई खास तरह के एंजाइम का जीन जोड़ेंगे। एक ऐसा, हमें पता है वो एंजाइम क्या है, उस एंजाइम का यहाँ जीन जोड़ेंगे। वह एंजाइम, उस एंजाइम का जीन जब वो एंजाइम बनाएगा तो वो एंजाइम जिस सबस्ट्रेट को मेटाबोलाइट करेगा तो उसमें जाकर के हम लोग चेक कर सकते हैं। यही पढ़ेंगे हम लोग। हमारे पास 2 तरीके हैं,
एक हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाल दें या एक हम लोग क्या करें किसी एंजाइम का जीन डाल दें जिसके बेस पर हम उसको पहचान लेंगे। ये दोनों मेथड हम पढ़ेंगे। फिलहाल हमें समझना क्या था, वेक्टर में अगर ये पार्ट नहीं है तो वेक्टर बेकार है। चलिए टेबल मार्कर क्या है, क्या बताया मैंने बताया कि वेक्टर में अगर हमारे पास ये वेक्टर हमने बनाया है, इस वेक्टर में कोई खास जीन का सीक्वेंस बना के रखें और ये जीन का सीक्वेंस हेल्प करेगा ये पहचानने में कि किस होस्ट सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है, किस होस्ट सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया है। जिनमें गया वो रिकॉम्बिनेंट, जिनमें नहीं गया वो नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो बाद में हम पहचानेंगे कैसे कि किस होस्ट सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है और किस होस्ट सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया है। तो नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या थी, सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर एक खास तरह का जीन सीक्वेंस होता है। तरीका क्या है, इसके लिए आपके पास 2 मेथड हैं। एक है हम क्या करें, हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन उस प्लाज्मिड में जोड़ दें। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, आप जानते हैं एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को क्या करते हैं, मार देते हैं। लेकिन जब ये जीन होगा उसमें, तो यह जीन जो है उस बैक्टीरिया को जिस एंटीबायोटिक के लिए बनाया गया होगा उसमें नहीं मरने देगा। इस वाले तरीके में कुछ दिक्कतें आई, तो बाद में साइंटिस्टों ने एक नया तरीका निकाला। क्या निकाला? एंजाइम कोडिंग जीन्स। एंजाइम कोडिंग जीन्स डाल दिया। आप जानते हैं हर एंजाइम किसी न किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो जिस सबस्ट्रेट के लिए हमने एंजाइम कोडिंग जीन डाला होगा, एंजाइम कोडिंग जीन डाला होगा, तो जब वो एंजाइम बनेगा तो उस सबस्ट्रेट में हम बैक्टीरिया को लेकर जाएंगे। अगर एंजाइम होगा तो हम वो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो वो एंजाइम, जब एंजाइम होगा ही नहीं तो जिस सबस्ट्रेट में हम बैक्टीरिया को लेकर जाएंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। मजे की बात देखिए, सेलेक्टेबल मार्कर जो हम यहां लेके चलेंगे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन या एंजाइम कोडिंग जीन, वहां पर हम लोग इसी जगह पर अपना डिजायर्ड डीएनए भी जोड़ते हैं। अभी केवल हम प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं, बाद में सेलेक्टेबल मार्कर को डिटेल में समझाया जाएगा। और कहो तो यही समझा दिया जाए, लेकिन अभी एग्जाम्पल समझाएंगे। तो आपको हमने बताया कि आइडियल वेक्टर वो है जिसके पास पहली प्रॉपर्टी क्या हो, उसके पास ओरी हो, बिना ओरी के रेप्लिकेशन नहीं होगा। दूसरी बात क्या है, ओरी जो है कॉपी नंबर को सपोर्ट करता है, उतनी ही कॉपी नंबर बनेंगी डिजायर्ड डीएनए की जितना ओरी अलाउ करेगा। दूसरी बात मैंने बताई, उसके पास ये तो होना ही चाहिए, बिना इसके हमारा वेक्टर कूड़ा है, बेकार है, कोई फायदा नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे आगे। तो एक आइडियल वेक्टर में ये हो, ये क्या होता है, ये खास तरह का जीन होता है जो बाद में जिसकी वजह से हम लोग पहचानेंगे किस होस्ट में रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है, किस होस्ट में नहीं गया है। और इसके लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, अभी बता दे रहे हैं हम आपको। 2 तरीके हैं, या तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन डालो, या फिर एंजाइम कोडिंग जीन डालो। तो इस तरीके से आपके पास 2 तरीके हैं, या तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है या एंजाइम कोडिंग जीन होता है। और बाद में कैसे किया जाएगा वो हम बताएंगे। तीसरी प्रॉपर्टी हम आ रहे हैं, तीसरी प्रॉपर्टी आइडियल वेक्टर की तीसरी प्रॉपर्टी है, हेडिंग है आपकी एनसीईआरटी में, क्लोनिंग साइट्स। क्या हेडिंग है, क्लोनिंग साइट्स। अब देखिए क्लोनिंग, किसकी क्लोनिंग होती भाई, डिजायर्ड जीन की। जो जीन हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने में जोड़े थे उसी डिजायर्ड डीएनए की ही क्या होती है, क्लोनिंग होती है, यानी इसकी कॉपी बनती है। इसकी कॉपी बनने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपी बनने को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं। क्लियर? तो क्लोनिंग साइट्स, और इन्हीं का एक नाम और दे दिया, रिकॉग्निशन साइट। अब दोनों एक ही चीजें हैं, नाम अलग अलग है। क्लोनिंग साइट नाम बता रहा है कि इसी जगह पर हम अपना डिजायर्ड डीएनए जोड़ेंगे, इसकी क्लोनिंग होगी।
ये बता रहा है कि ये वही जगह है जहां पर हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आकर के उसको पहचानेगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये वही जगह है जहां पे हमारा आरई यानी रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम आकर के डीएनए को काटेगा। यानी ये हमारा वेक्टर डीएनए है और इस वेक्टर डीएनए में मान लीजिए एक आरई हम ला रहे हैं, हर आरई का अपना रिकॉग्निशन साइट होता है। वहां पे मान लीजिए ये पार्ट, ये उसका क्या है, रिकॉग्निशन साइट्स है। आरई ने आके पहचाना और इसको काट दिया यहां से, और जब काट दिया तो ये चला गया, ये चला गया। बढ़िया पढ़ा रहे हैं तुमको, ऑनलाइन के जितने वीडियो देखते हो उसमें मिलेगा नहीं तरीके से। जब चला गया तो ये कौन सी साइट थी, यहीं पे हमने क्या जोड़ दिया, अपना डिजायर डीएनए जोड़ दिया। तो ये इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोनिंग साइट्स, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिकॉग्निशन साइट। ये हमने बता दिया इन दोनों का मतलब क्या है, और ये नाम दोनों जो अलग अलग दिए गए किसके रेस्पेक्ट में दिए गए हैं। अब वो मैटर जो लिखा है एनसीईआरटी में वो पढ़ देते हैं। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए को जोड़ने के लिए द वेक्टर नीड, वेक्टर को चाहिए टू हैव वेरी फ्यू प्रीफरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट। ये देखिए, फॉर द कॉमनली यूज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या कह रहे हैं, जो कह रहे हैं वो लिखिए पहले आप, पहले तो मैटर ही लिखिए, तो पेपर में तो लाइनें आती हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ी आता जो हम समझा रहे थे, वहाँ तो एनसीईआरटी की लाइन उठा के रख देंगे। तो पहली बात कह रहे हैं कि द वेक्टर नीड्स टू हैव के बाद मैं कलर चेंज कर रहा हूं। द वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू, बहुत कम चाहिए, वेरी फ्यू में भी कह रहे हैं कि अच्छा होगा कि सिंगल हो, सिंगल रिकॉग्निशन साइट्स। फॉर किसके लिए, फॉर जो हम आरई यूज कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। तो द वेक्टर नीड्स, आइडियल वेक्टर वही होगा जिसके पास आरई के लिए जो रिकॉग्निशन साइट्स हों वो बहुत कम हो, और अच्छा होगा कि एक ही हो। अगर एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट्स आरई के लिए होंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, अगला हम अब इस चीज़ की इंपॉर्टेंस यहाँ बताने जा रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंस है, कह रहे हैं प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट्स विद इन द वेक्टर will generate several fragments which will complicate the gene cloning। अगर एक से ज्यादा रिकॉग्निशन साइट्स होंगी उस आरई के लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर तो कई जगह से काट देगा, फिर तो कई टुकड़े पैदा हो जाएंगे और फिर क्लोनिंग करने के लिए दिक्कत हो जाएगी। हम कहाँ जोड़ेंगे डीएनए को, क्लियर। तो प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट्स विद इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट्स व्हिच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग। सीधे सीधे लाइन उठा के पूछेंगे, आपको यही लाइन पूछी जाएगी स्टेटमेंट में या डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। और ये दो बातें होनी चाहिए क्लोनिंग साइट्स में, एक आइडियल वेक्टर में कि आरई के लिए उसके पास केवल बहुत कम हो या लगभग सिंगल हो। और सिंगल क्यों, रीजन पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा तुमने क्यों कहा कि किसी आरई के लिए एक ही साइट क्यों हो, तो उसका रीजन दे रहे हैं अगर एक से ज्यादा साइट्स होंगी तो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स पैदा हो जाएंगे और जीन क्लोनिंग में क्या हो गया, कॉम्प्लिकेशन होगा। लिख लीजिए, ये दूसरा पॉइंट था, रीजन ही है इसका। इस तरीके से अभी आपने क्या देखा कि आइडियल वेक्टर के लिए ओरी होना चाहिए, सुटेबल मार्कर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, क्लोनिंग साइट्स। यानी तीन प्रॉपर्टी आपने पढ़ी। आइडियल वेक्टर वही है जिसके पास ये तीन प्रॉपर्टी हो और तीनों प्रॉपर्टी में जो कंडीशंस लगाई जा रही हैं वो कंडीशंस भी हो। तो तीन प्रॉपर्टीज यानी तीन प्रॉपर्टीज हैं भाई। इन तीनों प्रॉपर्टीज की लाइन एनसीईआरटी वाली आएंगी नीट में आपकी 1 2 3। उसमें ओरी हो, उसमें सेलेक्टेबल मार्कर हो, उसमें क्लोनिंग साइट्स हो। लेकिन आरई के लिए क्लोनिंग साइट्स क्या हो,
बहुत कम हो या एक हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक से ज़्यादा अगर साइट्स हुई किसी आरई के लिए तो कई फ्रेगमेंट बन जाएंगे, जिससे क्या होगा, जीन क्लोनिंग में कॉम्प्लिकेशन होगा। लेकिन ये जो लाइन क्लोनिंग साइट्स की थी, इसकी डिकोडिंग बड़ी भयानक है, और जब तक कोई क्रॉस लिंक पूछेगा नहीं, हम उसकी डिकोडिंग उतने अच्छे तरीके से करेंगे नहीं। हालांकि ऑनलाइन क्लास में इसके बारे में जो बताया जा रहा है वो गलत ही बताया जा रहा है। एक क्रॉस क्वेश्चन है, अब हम क्यों करें क्रॉस क्वेश्चन? हम करेंगे तो फिर किसी में दम हो तो कोई पूछे। एक आरई में रिकॉग्निशन साइट्स एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। घर में जाइएगा, किसी दूसरे की वीडियो देखिएगा तो कोई पढ़ाता हुआ मिलेगा कि एक से ज़्यादा ही चाहिए। कोई मिलेगा? कोई मिलेगा पढ़ाता हुआ, वो पढ़ाता हुआ मिलेगा कि एक से ज़्यादा चाहिए। कहाँ मिस्टेक हुई है? तो एक आरई में अभी पीबीआर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। पीबीआर में कितनी साइट्स हैं? एक की ज़्यादा? 1 2 3 4 5 6 7 8 साइट्स हैं। अब क्वेश्चन तुम्हारा है भैया, तुम जानो। ठीक है, ये बहुत भयानक डिकोडिंग है इसकी। वही कर पाएगा जिसने बायोटेक पढ़ा होगा या पढ़ाया होगा। लेकिन आपको तो लाइनें याद करनी, याद कर लीजिए। क्लियर? तो आइडियल वेक्टर की मतलब हमने जब हम आपको टोकेंगे तब दिमाग क्या चकराता है, उसके पहले क्या नहीं चकराता है। क्योंकि किसी भी, देखो, जब बात है नहीं कि हम 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, नीट में पढ़ रहे हैं, क्लास 6 7 8 9 10th हमारे यहाँ एजुकेशन में बच्चों को सिर्फ डिलीवर किया जा रहा है। आर्गुमेंट, क्रॉस क्वेश्चन, सोचने समझने के बारे में समय नहीं दिया जा रहा है। होमवर्क भेजा गया है, ये कहा गया इसको तुम एज ए लेबर नोट करो जल्दी जल्दी। अब सही, हम लोग वही कंडीशन में आ गए। तो इसलिए ज्ञान सबके पास नहीं है, और भविष्य में ऐसे लोग टीचर बनते हैं। तो जो लोग किसी भी टॉपिक को, जब हम आपको ऑनलाइन वीडियो दिखाते हैं, नहीं गलत पढ़ाते हैं, उनकी प्रॉब्लम भी वही है। तो जब किसी बच्चे को, चाहे वो 9th में झटका लगा हो, चाहे 10वीं में लगा हो, या हमको लगा, मान लो जो हमने CPMT किया, तब उस दिन के बाद से हमारे पढ़ने का तरीका क्या हो गया, बदल गया। यानी 100 बात की एक बात, जब तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट को कोई सही तरीका नहीं बताएगा पढ़ने का, तब तक स्टूडेंट भविष्य में सही टीचर भी नहीं बन पाएगा। तो जो सही टीचर नहीं है, क्योंकि वो सही स्टूडेंट नहीं थे। मैटर डिलीवर करना, ट्रांसलेट करना, तो ये सभी कर रहे हैं। तो क्लियर? फिलहाल तो अगर मैं आपसे फिर से पूछूं कि आज आपको हमने जो पढ़ाया है, उसमें हमने क्या पढ़ाया? आज पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि क्या है, आरडीटी का की टूल्स है। पहला एंजाइम था। वेक्टर क्या होता है? चलो, कब से हम हमारे यहाँ आए हो, पहले साल ही में तुम जान गए वेक्टर क्या होता है। अब तुमसे वेक्टर क्या होता है? तो वही मुंह है, वही जबान है, वही टंग है, जो टंग इतना नहीं बोल पा रही थी कि सर इट इज आल्सो अ डीएनए विच कैरी अदर डीएनए। क्योंकि ये शब्द ही नहीं आपने सुना होगा, कोई बोलता हूं मिलेगा नहीं। तो वेक्टर भी डीएनए था। अब उस वेक्टर में हमने आज बताया आपको, क्या बताया हमने आपको? देखिएगा, सबसे स्टार्ट में आते हैं, सबसे स्टार्टिंग में आते हैं। स्टार्टिंग की हेडिंग थी, ये देखिए, ये पहली बात, पहला हमने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर आइडियल वेक्टर, और आंसर आ गया 3 प्रॉपर्टी हमें चाहिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तुम कहोगे ऐसे तो हेडिंग है नहीं एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी तो सही से कोई उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, जबकि जहां से हमने मैटर खत्म किया है उसके आगे से क्या दिया गया, पीवीआर। तो पहले हम टाइप्स ऑफ वेक्टर बता दो, उसमें तुमको समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर के टाइप्स। देखिए, वेक्टर के टाइप्स कैसे पढ़ेंगे, एक नई हेडिंग, कभी इसके पहले सुनी नहीं हमने। हम डायरेक्ट पढ़ने लगते हैं वेक्टर। होस्ट सेल कौन सी है? अलग अलग होस्ट के लिए
अलग अलग वेक्टर होते हैं। अगर हमारी होस्ट बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के लिए भाई ये इस्तेमाल किए जाते हैं, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। तो ये दोनों वेक्टर जो हम लोग यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं, बोलो, फॉर बैक्टीरिया। लिख लो भाई, चलो कल्याण हो तुम्हारा। चौथी हेडिंग हमने कटवाई यहाँ पर। सोच लो कौन सी कोचिंग बड़ी होगी हमारी की, जो बड़ी बड़ी ब्रांड कोचिंग चल रही, हेडिंग हम कटवा रहे हैं। क्लियर। अब आते हैं नंबर 2, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज किसके लिए होता है, बैक्टीरिया के लिए होता है। इनका अब तुम इसका इस्तेमाल थोड़ी कर लोगे प्लांट में, एनिमल में। तो प्लांट के लिए क्या होता है, उसके लिए अलग वेक्टर होते हैं। वही हेडिंग हम आ रहे हैं, अपने मुद्दे पर आ रहे हैं। आप ही के एनसीईआरटी में चौथी हेडिंग थी जो प्रॉपर्टी नहीं थी, जो यहाँ आने के बाद सीबीएसई बोर्ड का बच्चा काटता है, इसलिए आपको यहाँ से आने के बाद सीधे गंगा नहाना चाहिए। ठीक है, महाकुंभ जाइए, ठीक है। और क्या, ये महाकुंभ भी है बाजूट्रंग। असली मोक्ष तुम्हें यही मिला है, खासकर सीबीएसई वालों को। ये तुम्हारे लिए मोक्ष का दरबार है सीबीएसई वालों। सोच लो तुम यहाँ आके काट रहे हो, कोई नहीं था ये बताने वाला कि प्रॉपर्टीज नहीं है, क्या प्रॉपर्टी है। एनसीईआरटी क्या गलती नहीं करती क्या, वो गलती नहीं करती तो 2019 में कितने बेटा, 69 करेक्शन। दुर्भाग्य तो ये है कि आपको तो वो भी नहीं पता। एनसीईआरटी बुक में कितने करेक्शन हुए थे, 69 करेक्शंस। अभी भी कुछ करेक्शन बाकी हैं, समय आएगा। अब समय लगता है, 19 में हो तो हमको लगता है 29 में फिर होगा 10 साल बाद, लेकिन अच्छे टीचर को पहले से पता होता है। तो बैक्टीरिया के लिए क्या यूज होते हैं बच्चों, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज वेक्टर। अब हमारी हेडिंग होगी वेक्टर फॉर, डाल लो मुन्ना लोगों, प्लांट सेल, डाल दो हेडिंग। शायद तुम्हें दोबारा पढ़ने का मौका मिले तो तुम अच्छे से पढ़ो। जमा पूंजी तुमको दिए दे रहे हैं, नहीं तो जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग भारत में चल रही हैं उनके बच्चे के पास जमा पूंजी के नाम पर कुछ नहीं होता है, लेकिन मरते सब वहीं हैं जाकर के। जितना बड़ा गार्जियन है घुसेगा वहीं जा करके, रुपया भी देगा 2 लाख 2.5 लाख, है ना प्रगति। और यहाँ देने में नानी मरती लोगों की। पढ़ो, अब तो एनसीईआरटी में लिखा है, हम थोड़ी पढ़ाएंगे। ढूंढो, चौथी हेडिंग जो काटी गई थी वहीं पहुंचो। वेक्टर फॉर प्लांट सेल्स। अगर प्लांट सेल में हमको जीन की क्लोनिंग करनी हो तो कौन से वेक्टर चाहिए, मिला कुछ, बोलो भाई, लिखो लिखो लिखो। सभी लोग एनसीईआरटी मत छोड़ें। मैंने वीडियो बनाया है, एनसीईआरटी अमृत है और मॉड्यूल जहर है, जहर पी रहे हैं लोग। मिल गया, अब मैं लिख दूं, तो प्लांट के लिए वेक्टर चाहिए। इसके लिए यूज होता है एक कैसा बैक्टीरिया पता है, जो बीमारी पैदा करता है प्लांट में, अपैथोजेनिक बैक्टीरियम। उनका नाम पहले लिख लें, भी बाद में बात करते हैं। लेकिन मजे की बात देखिए, ये जो बैक्टीरिया हम बताने जा रहे हैं, अपैथोजेनिक बैक्टीरियम, जिसका नाम है एग्रो बैक्टीरियम, और स्पीसीज क्या है इसकी, आप लोग बुक में देख लीजिए क्या लिखा है, ट्यूमीफेसियंस। ट्यूमीफेसियंस। अब पैथोजेनिक बैक्टीरियम एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, इसको यूज करते हैं एज ए वेक्टर। तो इसको क्यों यूज करते हैं एज ए वेक्टर, बताते हैं। क्योंकि इसमें पाया जाता है एक खास तरह का प्लाज्मिड, जिसको बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड या टाई प्लाज्मिड। मैंने कल बताया था कि
अधिकतर बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होता है, इसमें भी होता है प्लाज्मिड। इसके प्लाज्मिड को लोग टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं। टीआई का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ट्यूमर क्या होता है भाई? ट्यूमर तो इंसानों में सुना होगा आप लोगों ने, कैंसर में ट्यूमर बन जाते हैं। भैया प्लांट में भी ट्यूमर बनते हैं। जैसे इंसानों में ट्यूमर बनते हैं कैंसर में, वैसे प्लांट में भी ट्यूमर बनते हैं। और बीमारी है क्राउन गॉल डिजीज। लेकिन ये जो बीमारी, ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया डाइकॉट प्लांट्स में बीमारी पैदा करता है। किसमें? कौन से प्लांट्स में? डाइकॉट प्लांट्स में। क्लियर? तो अब एनसीईआरटी क्या लिखती है, इसको पढ़िए आप लोग। तो इस बैक्टीरिया का टाइप प्लाज्मिड, मजे की बात देखिए, इसके नेचुरल प्लाज्मिड को भी हम लोग यूज कर लेते हैं। इसीलिए आप जब बीएससी में पढ़ाते थे तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस को क्वेश्चन आ जाता था, व्हाई इट इज नोन एज नेचुरल इंजीनियर। बिना बीटेक एमटेक के क्या कहलाता है ये? नेचुरल इंजीनियर। आईआईटी में नहीं पढ़ा है, आईआईटी में नहीं पढ़ा है, लेकिन इसको साइंटिस्ट क्या बोलते हैं? ये है नेचुरल इंजीनियर। क्यों? इतने अच्छे तरीके से अपना खतरनाक डीएनए प्लांट के डीएनए में भेज देता है, और वही डीएनए जा करके क्या करता है प्लांट में कि टिश्यू में बार डिवीजन करता है, तो क्या बन जाते हैं? ट्यूमर बन जाते हैं। तो जब वैज्ञानिकों ने देखा कि अरे ये तो अपना डीएनए बड़े आसानी तरीके से भेजते, तो उसने कहा अच्छा, अगर ये अपना भेज सकता है तो हम लोग इससे बात कर लें। तो उन लोगों ने इससे मीटिंग फिक्स की कि भाई साहब सुना है कि आप अपना डीएनए बड़े आराम से प्लांट सेल के अंदर भेज देते हैं, तो एक रिक्वेस्ट है, काम है। उसने कहा बताओ भाई, अगर काम वाम है तो उन्होंने कहा हमारा डीएनए अगर आप भेज दो तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे डीएनए साथ जोड़ दो, हमारा तो जाएगा, तुम्हारा भी चला जाएगा तुम्हारे साथ। तो डिजायर डीएनए को हम क्या करेंगे, इसके प्लाज्मिड में एक खास डीएनए टी डीएनए, उसमें जोड़ दिया जाएगा। ये सब एमएससी में बड़ा डिटेल में था। तुम कुछ नहीं पढ़ रहे हो, तुम मतलब कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, उसके बावजूद भी देखिए तुम डरे हुए हो, तुम सहमे हो, है ना। ICBN ICZ कुछ समझ आया? देखा क्या करोगे? समस्या ये नहीं है कि हम पढ़ नहीं सकते, हमारे पास 2 आंखें हैं, ऑफ भी लिखा, फॉर भी लिखा है। इधर खड़ा है जिसको हमने रुपया दिया है 2 लाख, बड़ी कोचिंग वाला, ये हमको नहीं देखने दे रहा ऑफ और फॉर। बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश में, हम कोचिंगों को रुपया दे रहे हैं, हे सर ये 2 लाख रुपया पकड़िए प्लीज, मुझे एनसीईआरटी जो सही लिखा उसे मत देखने दीजिए। सोचने वाली बात है। हमारी ऑफ भी लिखा है और फॉर भी लिखा है, और यही एक कोचिंग है जहां आने के बाद बच्चे बात जान पाते हैं। क्यों? कि हम ऑफ पढ़ते हैं, फॉर पढ़ते हैं। ये जो खड़ा था ब्रांडेड कोचिंग का टीचर, ये तो उसका लेवल ही नहीं था। इसी कानपुर के सौभाग्य की बात है कि उसके गुरु क्या कहें, गुरु का चेला कहीं पढ़ाता है। बताइए, लोग गुरु से नहीं पढ़ते। भाई कितने चेले पढ़ा रहे, तो तुम कहां से पढ़ा लोगे भाई? एक बार है, अरे ऐसे कम से कम 12 पॉइंट्स हैं जहां पर होता कुछ और है, मुंह से बोला कुछ और जाता है। ये सिर्फ हमारी कोचिंग, वो भी अगर हम न दिखाएं तो ऐसे ही होता है। तो इतना कुछ नहीं आप पढ़ रहे हैं, इसमें तो ये भी नहीं लिखा जो हम बता रहे हैं। क्या लिखा है पढ़िए, थोड़ा सा लिखा हुआ बताइए, उतना हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास हेडिंग नहीं है। पढ़ो, कोई एक लोग पढ़ो। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस अ पैथोजन ऑफ सेवरल डाइकॉट प्लांट इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज टी डीएनए, बस टू ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर सेल एंड डायरेक्ट दियर ट्यूमर सेल्स टू प्रोड्यूस द केमिकल्स रिक्वायर्ड बाय द पैथोजन। खत्म, बस हो गया। अब हो गया, बस इतना बता दिए, बस हो गया, ज़्यादा नहीं बता रहे। तो हम क्या करेंगे, लेकिन तुम पूछ सकते हो कि सर एग्रोबैक्टीरियम को हम प्लांट सेल में एज ए वेक्टर यूज करेंगे तो प्लांट में रोग नहीं पैदा कर देगा, तो हम ऐसे नहीं इस्तेमाल कर सकते इसको। तो बताओ फिर कैसे इस्तेमाल करेंगे?
हम इस बैक्टीरिया के इस प्लाज्मिड से वो डीएनए हटा देंगे जो ट्यूमर काज करता है, उसकी जगह अपना जोड़ देंगे। यानी हम इसे क्या बनाएंगे, हम इसे पहले बनाएंगे क्या, नॉन पैथोजेनिक। लेकिन नॉन पैथोजेनिक नाम तो यूज नहीं होता एनसीईआरटी में, तो कोई बताएगा कौन सा वर्ड यूज किया जाता है एनसीईआरटी में। पहली बार बोलेंगे सब सुनेंगे, अरे ऐसा भी होता है क्या। हाँ, ये शब्द अगर मैं चाहूँ तो उस शब्द को छोड़ दूँ, कहीं लिखे नहीं, बाद में लिखा है, और बाद में लिखा है तो फिर कैसे लिखा है। तो नॉन पैथोजेनिक का मतलब हो गया, वो क्वेश्चन पूछेंगे जिस दम पर तुम रंगबाजी करते हो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दें अगर हम, तो तुम्हारी रंगबाजी धरी धरी रह जाएगी। तो डिसआर्म्ड बता दे रहे हैं आप लोगों को, इसके लिए वर्ड क्या यूज होता है, डिसआर्म्ड। देख लो भाषा देखो, डिसआर्म्ड। तो कैसा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, डिसआर्म्ड। सब यही सुन लो। उसके पहले सबको आती थी बायो, सब पढ़ते थे बायो 12th क्लास में। ये बात जब इंक्वायरी में कही जाती है तो आपका अंदर का ईगो, इसे कहते हैं अहंकार, दुनिया में बहुत बुरा होता है। अहंकार छोड़ के पढ़ने आओगे तो खूब मिल जाएगा आपको। क्लियर, ये वर्ड आज के बाद क्लियर। कैसा यूज करते हैं, डिसआर्म्ड। और प्लांट के लिए पहला वाला तो ये हो गया। तो पहला तो हमने क्या यूज कर लिया, बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। उसका टाइप प्लाज्मिड के पास कौन सा डीएनए होता है, कौन सा डीएनए होता है, लिख लो भैया, टीडीएनए होता है, टीडीएनए होता है। इसी टीडीएनए की से बीमारी होती है, हम इस टीडीएनए को हटा देंगे और इसकी जगह पर क्या जोड़ देंगे, अपना डिजायर्ड डीएनए जोड़ देंगे। आइए दूसरा, आइए प्लांट में भेजने के लिए दूसरा वेक्टर है प्लांट वायरस। जैसे बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफेज लेके जा सकता है, तो क्या प्लांट वायरस लेके नहीं जा सकता। और चैप्टर 2 में प्लांट वायरस मोस्टली डीएनए वायरस होते हैं कि आरएनए वायरस, बताओ भाई। प्लांट वायरस मोस्टली डीएनए वायरस होते हैं कि आरएनए वायरस, बुदबुदाओ नहीं, जोर से बोलो जिनको बोलना है। बताओ भाई शिवानी, पक्का बताओ भाई बिजी। बाकी लोग शांत है, बे नालायक को हैं। अबे नालायक को, इतनी घटिया बात है। प्लांट में मोस्ट ऑफ द आरएनए, अब आरएनए में करेंगे, मोस्ट ऑफ द वायरस आरएनए होते हैं। एनिमल में ऐसा होता है, लाइनें पढ़ा करो एनसीईआरटी की, है ना। यही कुछ, अच्छा एनसीईआरटी में तो वो उसको लिखते भी नहीं है, एक्सेप्शन है एक, तो उसको लिखते भी नहीं है। उन्होंने क्या लिया, जनरली प्लांट वायरसेस आर आरएनए वायरस, और एनिमल में वो ऐसा सब इस्तेमाल नहीं करते हैं। हाँ, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया, कौन लेके जाया जाएगा, आरएनए वायरस। तो कौन सा वायरस लेके जाएगा, लिख लो भैया, आरएनए। अधिकतर प्लांट वायरस होते हैं आरएनए वायरस। तो आरएनए वायरस भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। इनका भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं अगर चाहें तो। क्लियर हो गया भैया। चलिए समाप्त हो गया प्लांट। अगली हेडिंग डालो, वेक्टर फॉर, अलग अलग पढ़ा रहे बेटा, वेक्टर फॉर एनिमल होस्ट सेल। अगर हमारी होस्ट सेल एनिमल सेल हो तो क्या उनसा वेक्टर यूज करेंगे, प्लाज्मिड। इस तरीके से तो लोग नहीं पढ़ा रहे, क्या होगा। तो क्या प्लाज्मिड तुम भेज दोगे एनिमल सेल में, बैक्टीरियोफेज तुम भेज दोगे। अब प्लांट में कैसे भेजें, तो प्लांट में बस एक ही तरीका आपके पास है, क्या, बाय वायरस। और कौन सा वायरस, रेट्रो वायरस।
और रेट्रो वायरस भी कौन से वायरस होते हैं? बोलो, डीएनए वायरस की आरएनए वायरस? अबे एड्स पढ़े हो, छोड़ो हम नहीं बताएंगे। क्लियर? रेट्रोवायरसेस, और लेकिन इनसे तो बीमारी होती है, तो फिर वही काम क्या करेंगे हम, इनको नॉन पैथोजेनिक बनाएंगे, यानी कौन सा वर्ड यूज होगा? डिसआर्म्ड। तो डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस यूज्ड एज वेक्टर फॉर एनिमल होस्ट सेल। और यहां से आपका समाप्त होता है। तो बैक्टीरिया में भेजने के लिए बोलो जल्दी जल्दी जल्दी, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। प्लांट में भेजने के लिए एक बैक्टीरिया है, एक ग्रुप बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस और आरएनए वायरस। एनिमल में भेजने के लिए रेट्रोवायरस। जब भी हम किसी पैथोजन को इस्तेमाल करेंगे तो हम उसको क्या बनाएंगे? डिसआर्म्ड बनाएंगे। सब घुसता जा रहा है? पहली बार में कोई दिक्कत? तुमसे अगले साल पूछा जाएगा नानी मर जाएगी तुम्हारी, तुमने अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर ली, इसका मतलब ऐसे ऐसे अगले साल तुम्हारा होता हाल, ऐसे होता तुम्हारा, समझे पाल? ये तुम कोटा भाग रहे थे, कोटा तुम कोटा भाग रहे थे, कोटा यहाँ आ रहा था। अरे पाल की अलग बात थी। पाल के पापा ने बैग वैग तैयार कर ली थी, बस चैन नहीं बंद की थी बैग की। हाँ देख रहे हो, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, चले कहाँ? कोटा। गांव कहावत, सूप बोले चलनी भी बोले, इसमें 72 छेद। और क्या, प्रिंसी तैयार थी स्काई में जाने के लिए। हम स्काई बोल सकते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, या नफ में जाने के लिए। देख रहे हो ये लोग, अंग्रेजी वालों को तो पता नहीं डिस्क्रिट माने क्या होता है। कल 11th की क्लास में सुनो, 11th की क्लास में कल ये वर्ड नहीं बच्चे बता पाए, हिल गया मैं तो। कहाँ आया था? साइटोकाइन के फंक्शन में। बच्चे जिन स्कूलों के थे, मैं स्कूल का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्यों बदनाम हो जाएंगे बेचारे स्कूल, माल लोट के फेमस स्कूलों के बच्चे ये नहीं बता पाए। एक भाई साहब तो ऐसा बताए हैं कि हंसते हंसते मर जाओगे। अरे ऊपर से जा आया भैया, देख रहे हो, ये है हमारे शहर के बड़े बड़े स्कूल जहाँ के बच्चों को अंग्रेजी तक नहीं आती, और फिर बच्चा हिंदी मीडियम वाला। अरे माता पिता सोचे तो, लेकिन है क्या? कोई गलती नहीं किसी माता पिता की। मार्केटिंग, हम ज्ञान की बातें कर रहे हैं और वहाँ बड़ी बड़ी कोचिंग मार्केटिंग कर रहे हैं। बिजनेस में मार्केटिंग होती है। मार्केटिंग में आपके दिमाग को ब्रेन वॉश करने की ताकत होनी चाहिए। हम यहाँ बैठे यहाँ बातें मार रहे हैं, वो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में स्कूलों में एग्जाम करा चुके, और एक इतना बड़ा झूठ। हमारे यहाँ पेपर होता है, रियल होता है स्कॉलरशिप टेस्ट। बच्चे को टेस्ट दिया, अब इसमें फ़ोन आ रहे होंगे, अरे ज़बरदस्त फ़ोन आ रहे होंगे, वो ऐसा बताएंगे माता पिता को कि योर वार्ड गॉट 50% स्कॉलरशिप। आपके बच्चे ने जो टेस्ट दिया, जितने बच्चों ने दिया सबके साथ वही एक ही डाला, उनमें से बिलियन बच्चा है। ऐसे बच्चे को तो बाप ये माने हम लोग सिर्फ कोई फीस तो नहीं बना, मुझे ऐसा ही बच्चा चाहिए। माता पिता के अंदर पूरी गैसें भर गई, फुल कुप्पा हो गए अपने बच्चे के प्रति। और 2 days लेफ्ट है, केवल 2 दिन बच्चे हैं, आप आइए। आप हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं, आपका बच्चा मतलब पूछिए मत, ब्रिलियंट है। अब माता पिता फ़ोन नहीं काटते, जैसे हम काटते हैं, कंपनी का फ़ोन आता है हम गरिया देते हैं। हाँ माता पिता ऐसे होते हैं, पता नहीं क्या है, वहाँ से लड़की फ़ोन करती है, अरे काटो फोन, काम कर रहे होते तब भी उनसे बात कर रहे होते, तो कौन आएगा? तब कह रहे मैं बाहर हूँ, मदर है उनकी। फिर वो कह रहे अरे किसी को तो भेजिए, काट रहे तब भी नहीं काट रहे, किंतु मदर आ नहीं सकती हैं और घर में कोई है नहीं। तो हट, आज के बाद फ़ोन किया ना जूता रखा है। लेकिन नहीं, केवल ये डायलॉग किसके लिए बोल सकते हैं? रिक्शे वाले के लिए, टेम्पो वाले से बोल सकते हैं। वो हल्का सा टक्कर मार देगा तो यही बोलेंगे, तेरी तो
लेकिन जो फोन कर रहे हैं लगातार सुबह शाम, तुम्हें मतलब बड़ी बड़ी कोचिंग, उनको नहीं बोल रहे हैं, उनसे मजा आ रहा है। काम कर रहे हैं, वो लड़की बार बार फोन कर रही है 100 बार, वो ये नहीं कह रहे कि दोबारा फोन न कर देना, मेरा मुझे कराना होगा तो हम आएंगे। नहीं, गाड़ियाँ केवल कमज़ोर के लिए रखी गई हैं। रिक्शा वाले को गरिया देंगे, टेम्पो वाले को गरिया देंगे, अपने यहाँ कोई धमादार कोई काम करने आएगा उसको गरिया दोगे, जो ईमानदारी से काम करने आया है। आप देखते हैं जब हमारे पास कई सारे कंपनी फ़ोन आते हैं, हम कहाँ बात हम काट देते हैं, लगा है कान में सुने जा रहे हैं, और घर में पहुँच जाते हैं तो प्रत्येक बैठाते सोफा पर, चाय पिलाते, देखो ना लाए कहीं के। गरीब को चाय नहीं पिलाएंगे, हाँ उसको चाय नहीं पिलाएंगे, अंदर बैठा के चाय पिला रहे हैं। अरे मार्केटिंग करने तुम्हें दरवाजे पर आए हैं तो तुम्हें लूटने आए हैं। तो मार्केटिंग की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन गार्जियन को समझना पड़ेगा। अगर इतनी अच्छी कोचिंग है तो दरवाजे तक आ रहे हो, भीख मांग रहे हो, अगर अच्छे होते तो कहा है अब बैठो, दम हो तो। लेकिन समस्या इस देश की गैर पढ़े लिखे लोग नहीं है, समस्या इस देश की पढ़े लिखे लोगों से है। जहां दिमाग लगाना चाहिए वहां नहीं लगाते, और जहां नहीं लगाना चाहिए वहां लगाते हैं। ये मतलब मैं उसको बहुत क्लियरली नहीं बोल रहा हूं, जहां लगाना चाहिए वहां नहीं लगाते हैं, जहां नहीं वहां लगाते हैं तो सामने वाले को सब पता होता है, अच्छा दिमाग, ओहो, तो फिर वो भी दिमाग लगाने लगता है। यही समस्या है। इसमें हमने ऐसा क्या पढ़ा दिया, तो ये पहली बार सुन रहे हैं आप लोग। अरे लेकिन समस्या था, किताब में लिखा डायरेक्टली, समझाए कौन? सीबीएसई वालों को तो आना चाहिए। खत्म हो गया टॉपिक। ये था, हमने सीक्वेंस में पढ़ाया। हमने कहा बीच में पीबीआर घुसड़ दिया, हमने कहा क्लोनिंग साइट में पीबीआर पढ़ाना शुरू कर दिया। पूरा साल हो गया, बच्चे बताए थर्ड पॉइंट में घुस के क्या पढ़ते रहे, पीबीआर। फिर चौथे पे आए होंगे, 4 हेडिंग, अगर किसी के यहाँ मान लो मॉड्यूल हुआ होगा तो मॉड्यूल में अगर 4 हेडिंग पढ़ी थी तो क्या पढ़ा दिया तुमको उसने। हमने क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा, पहला क्या पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेक्टर। भाई हमने क्या पढ़ाया, देखिए हमने आपको यही तो पढ़ाया आज। वेक्टर टॉपिक था। सबसे पहले हमने पढ़ाया आपको कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर आइडियल वेक्टर, जिसकी 3 प्रॉपर्टी पढ़ी आप लोगों ने। फिर दोबारा हमने पढ़ाया, अभी खत्म किया, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू होस्ट। बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल होते हैं प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज, प्लांट के लिए 2 बताए और एनिमल के लिए 1 ही बताया। अब एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट, मैं उस पर बहस नहीं करूंगा। इसी पैराग्राफ में, दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल इन ए मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन। डाल दो हेडिंग वेक्टरलेस। मैं क्या डालूं, डालो पूरा भार डालना, हम भी डालें, पूरा भार डाला तो हम भी डाल दें, बिना वेक्टर के, वेक्टर लेस जीन ट्रांसफर। अब मैं क्या करूं, मैं डाल दूं हेडिंग। तो इसमें क्या लिखा है, चलिए मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूं। हम डायरेक्ट डीएनए भी भेज सकते हैं, डायरेक्ट डीएनए, डिजायर्ड डीएनए की रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यहाँ तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो डायरेक्टली हम कैसे भेजें, डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर भी किया जा सकता है। यानी कुछ टेक्निक्स भी हैं जिनके थ्रू हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में भेज सकते हैं। इनमें से पहली टेक्निक का नाम है, आप हेडिंग डाल लीजिए, ये लिख लीजिए, और पहली हेडिंग डाल लीजिए माइक्रो इंजेक्शन। अभी वेक्टर के अलावा भी जीन भेजने के तरीके हैं। माइक्रो इंजेक्शन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। ये किसके लिए बोल रहे हैं एनसीईआरटी वाले, भैया एनसीईआरटी में लिखा एनिमल सेल, तो हम एनिमल सेल बताएंगे, हम तो वही बताएंगे जो एनसीईआरटी लिखती है। ठीक है, क्लियर। तो माइक्रो इंजेक्शन में क्या करते हैं, बहुत ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं,
और सीधे न्यूक्लियस ने आप ऐसे मान लीजिए समझाने के ऐसे डायग्राम बना दिया जाता है, लेकिन वो सही नहीं है कि आप ऐसे बना दी, उन्होंने सिरिंज बना दी है ना, जिससे तुम्हें दवा लगाई जा जाती, लो इंजेक्शन लगा दिया न्यूक्लियस में और इन्हें चला गया, तो इसका नाम क्या है, माइक्रो इंजेक्शन। किसके लिए इस्तेमाल होगा, एनिमल सेल। नंबर 2, बस ज़्यादा ना पढ़ो। नंबर 2 है, बड़ा प्यारा नाम है उसका, बायोलिस्टिक। यूपीपी बोर्ड के बच्चे नहीं जानते हैं तो ऑप्शन में वो पूछते हैं कि डीएनए ट्रांसफर करने के लिए प्लांट में क्या यूज करते हैं, तो पहला ऑप्शन देते हैं बायोलिपिस्टिक, दूसरा बायोलिस्टिक, बायोलिस्टिक। इसका दूसरा नाम क्या है, जीन गन। एक मशीन होती है जिसमें हम करते क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पहले हैवी मेटल से कोट कर देते हैं, तो हाई स्पीड में, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर हम बना के समझाएं तुमको, ये एक मशीन है और ये हमने रखी है प्लांट सेल, और यहाँ पर हम डीएनए की कोटिंग कर दिया है और बहुत स्पीड से इसके ऊपर हम बम्बार्डमेंट कराएं, बमबारी करवा दें, तो सीधे वो घुसते हुए सेल के अंदर चले जाएंगे। क्या लिखती है एनसीईआरटी? एनसीईआरटी लिखती है बम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए। यानी कह रहे हैं यहाँ पर हम जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए की होगा उसकी कोटिंग करेंगे, किसके साथ, कोटिंग कर देंगे, और कोटिंग किसके साथ करते हैं, बोलो, गोल्ड के साथ या फिर टंगस्टन के साथ, लिख लो। क्लियर, टंगस्टन, और बम्बार्ड कराते हैं। उसके बाद फिर वही लाइन आई है जो हम लाइन पहले पढ़ करके आए हैं, एंड द लास्ट मेथड यूजेज disarmed pathogen vectors which when allowed to infect the cell transfer the recombinant DNA into the host। हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो ये 2 मेथड और हैं जहाँ पर हम डायरेक्टली भेज रहे हैं, किसी ऑर्गेनिम्स का यूज नहीं कर रहे हैं। एक है आपका माइक्रो इंजेक्शन, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग माइक्रो इंजेक्शन यूज किया जाता है एनिमल सेल के लिए, और जीन गन या बायोलिस्टिक यूज किया जाता है प्लांट सेल के लिए। तो इस तरीके से आपका सारे वेक्टर हो गए, और बिना वेक्टर के भी ऐसा एनसीईआरटी बोलती है, लेकिन यहाँ पर एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट था जिसको हम बताएंगे तो पैदा होगा, नहीं तो नहीं पैदा होगा, हम बताएंगे नहीं। चलिए, तो इस तरीके से वेक्टर का टॉपिक समाप्त हुआ, की टूल्स। अब कौन सा वेक्टर हमारे सिलेबस में है, PBr322। तो दिमाग में पहले से घुस गया कि PBr322 वेक्टर जो हम अभी पढ़ेंगे किसके लिए पढ़ा जाएगा, बैक्टीरिया के लिए कि प्लांट के लिए, तुम ही बताओ भैया, अभी तो पढ़ाया मैंने तुमको। तो एक प्लाज्मिड वेक्टर है सिलेबस में, इसका मैटर एनसीईआरटी में कहाँ डाल दिया गया था, बोल दो, क्लोनिंग साइट्स में। और ये वेक्टर लैब में मॉडिफाइड वेक्टर है PBr322, जहां पर BR ये साइंटिस्ट का नाम है, B से एक साइंटिस्ट है, R से एक साइंटिस्ट है, बोलिवर एंड रोड्रिग्यूज। एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, मत लिखना। P फॉर प्लाज्मिड। ये 322 क्या, ये नंबर है, क्योंकि एक ही नहीं बनाया होगा इन्होंने, 322, 33225 ऐसे बनाया होगा। तो फिलहाल मोस्ट कॉमनली यूज वेक्टर है ये, जो सबसे ज़्यादा यूज किया गया, PBr322, और उस वेक्टर को डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाया जा रहा है। डायग्राम बनाने की ट्रिक्स बताने वाले टीचर्स रटाते हैं, ट्रिक्स क्या होती है, ये आर्ट है क्या। एक टीचर ऑनलाइन वीडियो में देख रहा था, कह रहे हैं मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। तुमने कहा इस गधे को यही नहीं पता कि बायोलॉजी आर्ट नहीं होती डायग्राम बनाने की। तो इसमें ऐसा कुछ खास बात नहीं है, जो डायग्राम बना है उसके नीचे लिखा हुआ है। PBr322 में सबसे पहले आपको जो डायग्राम बनाया गया है, प्लाज्मिड का डीएनए है। इस डीएनए में अभी आपको पढ़ाया गया कि
किसी भी वेक्टर में ये तो होगा कौन सी साइट? ओरी। ओरी क्या होती है? जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और साथ में आज ये भी पढ़ाया गया कि ये कॉपी नंबर को भी सपोर्ट करता है। एक ओरी हो गया। उसके बाद इस पूरे प्लाज्मिड वेक्टर में जो बनाया हमने, अलग अलग आरी के लिए अलग अलग रिकॉग्निशन साइट दी गई हैं। गिनोगे तो 8 आएंगी। बड़ी मज़ा आया पहले वाली बात और इस वाली बात में एक कंट्रोवर्सी, हमसे क्या मतलब। ठीक है, तो गिनिए भाई। अब हमने पढ़ाया था, आज ही पढ़ाया भी हमने कि भैया वही वेक्टर अच्छा होगा जिसमें आपका सेलेक्टेबल मार्कर होगा। तो PBr322 जब बनाया गया तो सबसे पहले मैं आपको यही बता रहा हूं कि इसमें उन्होंने क्या किया, 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जोड़ दिए। मैं यहां बना दे रहा हूं, एक नहीं जोड़ा, कितना जोड़ा है? 2 का है जोड़ा, भी बताएंगे। एक का नाम है AMPR और एक का नाम है TETR। याद कर लो, AMPR और TETR। तो AMPR एम्पीसिलिन एंटीबायोटिक के नाम से और टेट नाम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के नाम से। सेलेक्टेबल मार्कर में सभी एंटीबायोटिक के नाम दिए गए थे। ये आपको मैंने कहा था, आप घर में नोट कर लीजिएगा। क्लियर? तो पहला याद क्या किया आपने, PBr322 में कितने एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन होते हैं? बोलो बोलो, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, आवाज तो है। कौन कौन से? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन और बोलो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। अब अगर ये जीन है तो इसको काटने के लिए हमें क्या चाहिए? आरी। और आरी कहाँ से काटता है? आपका पहले पहचानेगा, यानी रिकॉग्निशन साइट्स। तो सबसे पहले यह याद किया जाएगा कि इन जीनों के रिकॉग्निशन साइट्स के नाम बताओ जो आरी के नाम से रखे जाते हैं। तो भैया AMP में 2 साइट्स हैं, एक PVU फर्स्ट, PVU फर्स्ट, दूसरी क्या है? PST फर्स्ट। याद करो, सब याद करना पड़ेगा। कैसे याद हो? याद हो जाएगा, 2-3 सालों में सब याद हो जाएगा। ठीक है, काहे परेशान हो। मैटर सही तुम तक पहुंच गया पहले साल में ही। बस समस्या ब्रेन की, वो इसे स्टोर कैसे करेगा, इसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी, जो भी आप कर नहीं पा रहे हैं। और टेट के लिए BAM BAM H1 और साल फर्स्ट, ये सवाल बनेगा। याद कर लीजिए भैया, याद हो गया। पूछे MP का तो ये 2 बताना, पूछे टेट्रासाइक्लिन का तो ये 2 बताना। 4 तो इसी हो गई। पहली वाली बात तो मुझे नहीं याद आ रही, घर में जाकर खूब मत्था फोड़िएगा। ठीक है, एक आइडियल वेक्टर में एक ही साइट होनी चाहिए। उसके अलावा और भी साइट्स हैं। ऊपर की ओर आप देख रहे हैं, यहाँ पर साइट्स क्या हैं? ये थोड़ा सा बड़ा बना दीजिएगा, है ना, उसमें NCERT में बड़ा बना हुआ है, तो भैया थोड़ा बड़ा बनाइएगा, ये ज़्यादा बड़ा होगा जीन। लाइनें बना दें, ठीक है, याद रहेगा ना। और फिर इसमें आपकी क्या क्या है? 1 2 3 याद कर लीजिए। इको आर फर्स्ट हो गया, CLA क्ला फर्स्ट हो गया, और हाइंड थर्ड। पहला खोजा गया कौन सा था? हाइंड। सेकेंड ये कहाँ है? हाइंड। थर्ड है। उसके अलावा ये रोप, बगल में रोप है भाई। रोप माने होती है रस्सी, वो रोप नहीं है, ठीक है। आरोपी माने है, आरोपी माने है, हाँ कोई नहीं बताते में मिलेगा, बस आरोपी होता है। आरोपी वाले में कौन सा एंजाइम की है साइट्स? PVU सेकेंड, जबकि वहां पर क्या है? PVU फर्स्ट है। गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 है भाई यहाँ पर क्या, रिकॉग्निशन साइट्स। जो डायग्राम एनसीईआरटी में बना है उसमें 8 हैं, किसी में अगर ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा होंगी। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इसकी दोनों ये साइड याद कर लीजिए, इसकी दोनों साइड याद कर लीजिए, आरओपी याद कर लीजिए, आरओपी का काम याद कर लीजिए, डायग्राम में लिखा हुआ है आरओपी कोड फॉर द प्रोटीन्स। आरओपी रीजन जो है ये कोड्स फॉर प्रोटीन्स। कौन सी प्रोटीन्स? उन प्रोटीन्स को कोड करता है विच इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो बताता नहीं है, आर पर रेप्लिकेशन, ऑफ का ओ, पी का प्लाज्मिड, नाम पड़ गया आरओपी। समझी मेरा अनाज? इल्मा फातिमा, ऑनलाइन में आरओपी का फुल फॉर्म बताया गया था। बस चलिए, अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के बेस पर सेलेक्टेबल मार्कर समझाया जा रहा है। अब ज़रा दिमाग लगाइएगा, हम जो लिखा है वही बताएंगे, मैं यहाँ पर अपना वाला नहीं देने वाला, ये ध्यान रखिएगा, बहुत कुछ दिया जा रहा है। अब देखिए, जो PBR 322 है उसमें हम सिर्फ वही बात कर, दो की बात करेंगे। एक है आपका AMPR, एक है टेटर। समझिएगा, बस मैं डायग्राम समझाऊंगा, मैटर से लेना देना मेरा नहीं होगा, मैटर आप लोग लिखिएगा, हम डायग्राम समझाएंगे और पूरी कहानी कहेंगे, ठीक है। अब मैं कोई मैटर नहीं लिखूंगा, आप जाने अब कान जाने, इसको देखो मत, छुपा लो, ठीक है। 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, एक को हम हटा देंगे, इन दोनों में से किसी एक को हटाना है, एक को हटाना है। किसको हटाना है? जो तुम्हारा मन हो, चाहे तुम इसको हटाओ, चाहे तुम इसको हटाओ। मान लो हमने ये वाला हटा दिया, इसको हमने क्या किया, काट दिया, हटा दिया, हटा दिया। तो जब हम इसको हटा देंगे तो अब हमारे पास AMPR जीन तो है और TET-R हटा दिया, इसी जगह पे हम क्या जोड़ देंगे अपना, बोलो, डिजाइडिन। अब सवाल शुरू। अब अगर किसी बैक्टीरिया में यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंच जाए, अगर किसी बैक्टीरिया में यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंच जाए, तो अब बता, जिसके पास एक जीन हटा दिया गया है और एक जीन है, कौन सा जीन है बच्चों? AMPR है। अब हम इस बैक्टीरिया को हम ले लिया प्लेट्स, एक प्लेट्स में हमने जो मीडियम है जिस पे हम बैक्टीरिया ग्रो कराने जा रहे हैं, उस मीडियम में डाल दिया है एंटीबायोटिक, कौन सी? एम्पिसिलिन, और एक में डाल दिया हमने टेट्रासाइक्लिन, ठीक। किस वाली प्लेट में बैक्टीरिया ग्रो करेगा और किस वाली प्लेट में बैक्टीरिया मर जाएगा, बताएंगे आप लोग। किस प्लेट में बैक्टीरिया ग्रो करेगा, किस प्लेट में बैक्टीरिया मर जाएगा? इसको यहां भी हमने डाला, इसको यहां भी डाला हमने, बोलो भाई। तो भैया इसके पास एम्पिसिलिन के खिलाफ जीन है, तो एम्पिसिलिन में बैक्टीरिया क्या करेगा? ग्रो करेगा। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्यों? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन के खिलाफ जो जीन था वो तो हमने हटा दिया है, हमने उसी जगह पर डाल दिया है क्या? डिजायर्ड जीन डाल दिया है। क्लियर? समझ में आ गया? जो बात हमने समझाई उस बात के आधार पर जो 4 लाइंस लिखी एनसीईआरटी में, उन्हें तुम्हें पढ़ के समझना होगा। तुम एक बार खुद पढ़ो और अगर कंफ्यूजन है तो हमसे पूछ लो, बात हमने बता दी। अच्छा, अगर हम ये वाला हटाते और टीटी वाला रखते तो बैक्टीरिया कहां ग्रो करता? टीटी वाले में ग्रो करता, इस वाले में मर जाता। तो 2 में से एक हटाया जाएगा, एक
रखा जाएगा। क्लियर हो गया? किसकी बात कर रहे हैं? गधों PBr 322 की बात कर रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं। PBr 322 नाम का प्लाज्मिड जो बनाया गया था, उसमें वैज्ञानिकों ने 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जोड़े थे। उन 2 में से कोई एक हटाया जाएगा और हटाने वाली जगह पर ही रिजायर्ड डीएनए जोड़ा जाएगा। इससे हमें पहचानने में मदद हो जाएगी। अब मान लीजिए किसी बैक्टीरिया में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया, जिसमें गया वो क्या है? रिकॉम्बिनेंट। इसमें नहीं गया वो सेल क्या होगी? नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो अब इसमें नहीं गया वो तो दोनों मर जाएगा, इसमें नहीं गया वो बैक्टीरिया तो दोनों मर जाएंगे। इससे हम पहचान लेंगे कौन सा बैक्टीरिया हमारा रिकॉम्बिनेंट है और कौन सा बैक्टीरिया हमारा नॉन रिकॉम्बिनेंट है। अब यहां पर 2 वर्ड और आए, ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। और अब आया कंट्रोवर्शियल पॉइंट। तो किसी बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट डीएनए भेजने को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो तो हमसे पूछ लो, नहीं मैं आगे बढ़ने जा रहा हूं। मैं पानी पी लूं? बड़ी बोतल लेके पानी पीता हूं आराम से। जो लड़कियां पढ़ाती हैं स्टाइल बोतल लेके आती हैं। चलिए मैं आगे बढ़ूं। तो इस तरह के सिलेक्टेबल मार्कर को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। आगे समझ में? कोई दिक्कत? पूछो भी, दूसरी कुछ दिक्कत आ रही है उस लाइन में तो पूछ लो भी। आगे बढ़ूं? चलिए नहीं, मैं लाइन पढ़ो और मुझसे क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन तुम्हारा होगा तो आंसर हमारा होगा। हम लाइन नहीं पढ़ेंगे। तुम्हें क्वेश्चन नहीं बना के पूछना आ रहा है तुम तो फिर तुमने कुछ किया? तुमने कुछ थोड़ी किया भाई। कोई काम नहीं कर पाया तो कोई ऐसे आया मालिक कि सर काम नहीं हो रहा, लेकिन क्या दिक्कत इस काम में? लेकिन हो नहीं रहा तो दिक्कत बताओ क्या है? हो नहीं रहा। जब तुम दिक्कत नहीं बताओगे तो क्या बताएगा उसका क्यों नहीं हो रहा? निकल जाओ यहाँ से, तुम काम ही नहीं करना चाहते हो। भाई कोई समस्या बताओ, हम उसको बता दें क्या हो रहा है। हाँ बताओ लाइन। तो हमने उल्टा नहीं बोला, यही तो कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। यही तो फंसेगा मामला, जिसमें ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया वो क्या दोनों में ग्रो कर पाएगा? आप बताइए। इसमें गया नहीं वो क्या हुआ? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसमें गया ही नहीं वो तो दोनों मर जाएगा। एक सेकेंड की बात है, 1 सेकेंड की बात है, डिकोडिंग करनी पड़ेगी। या किसी के मन में कोई और क्वेश्चन आया हो तो वो पूछ ले तो मैं डिकोड कर दूं। डिशांत पैथोजन था? अबे कहाँ की बात कहाँ जोड़ दी बे? ये कहाँ से पैथोजन हो गया प्लाज्मिड? अब अभी आप समझ नहीं पाए। प्लाज्मिड वेक्टर पैथोजन थोड़ी बेटा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस पैथोजन था। ये तो सिंपल प्लाज्मिड, ये क्या बीमारी पैदा करेगा भाई? कुछ भी मतलब नहीं, कुछ नहीं है। देखो
असल में बात उनकी नहीं है, बात यहाँ पर कई लोगों की है। बेसिक क्लास देखे हो, बेसिक क्लास चाहिए, सब कुछ पका। बेसिक क्लास भी मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। जिन जिनको और ध्यान से पढ़ना हो पेमेंट जमा करें तो मैं 0 से पढ़ा दूँ। जब इतना कुछ समझाने के बाद भी हमने क्या पढ़ाया, टाइप्स ऑफ वेक्टर। किसी भी वीडियो में आपने ऐसा देखा, वेक्टर फॉर होस्ट, फॉर बैक्टीरिया होस्ट सेल, फॉर प्लांट होस्ट सेल, फॉर एनिमल होस्ट सेल, ऐसे पढ़ाया गया। लोग क्या पढ़ाते हैं, नंबर 1 प्लाज्मिड, नंबर 2 बैक्टीरियोफेज, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। हमने क्या पढ़ाया, वेक्टर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू होस्ट। वेक्टर फॉर बैक्टीरियल सेल, वेक्टर फॉर प्लांट सेल, वेक्टर फॉर एनिमल सेल। ऐसी कोई हेडिंग आप कभी नहीं देखोगे। बाद में जो लिखा तो सब पढ़ाते हैं। तो प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज ये वेक्टर के टाइप नहीं है, ये होस्ट के लिए हैं। इनका इस्तेमाल खाली आप कहाँ कर सकते हो, बैक्टीरिया में कर सकते हो, सब में थोड़ी कर सकते हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सेलेक्टेबल मार्कर जो हम लोग पीबीआर में यूज कर रहे थे, आप लोग नोट करिएगा, वो क्या यूज कर रहे हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। पहले याद करिए, ठीक, याद हो गया। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसके 2 हमारे पास जीन हैं। एक का नाम है AMPR, नाम रखा हमने, जीन का नाम रख दिया अपने इसी नाम से। एक का नाम है टेटार। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, मैं बार बार कहूँ दिमाग में ये हो, ये बात PBR 322 की हो रही, सबकी नहीं हो रही। इसी PBR 322 में जब इस तरह के सेलेक्टेबल मार्कर यूज किए गए, तो अभी आपने देखा इसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, साइमल्टेनियस, उसी समय आपको 2 प्लेट बनानी होंगी। मैंने भी 2 बनाई थी, 1 प्लेट बनाई और 2 प्लेट, दोनों प्लेट में साइमल्टेनियस आपको रखना पड़ेगा। दिक्कत है, 2 प्लेटें बनानी पड़ रही हमको। एक में हम ये वाला एंटीबॉडी रखेंगे, एक में ये वाला, दिक्कत हो जाएगी। इससे बेस्ट मेथड लाया जाए जिसमें हमको 2 प्लेट ना बनानी पड़े, एक ही प्लेट में चल जाए, और इसमें समय भी लगेगा, हमको वेट करना पड़ेगा ग्रो कर रहे हैं कि नहीं ग्रो कर रहे हैं। दूसरे वाले मेथड में 1 प्लेट बना रखनी पड़ेगी, और आँखों से ही पता चल जाएगा कि किसमें गया किसमें नहीं गया, क्योंकि हम आँखों से क्या देखेंगे, कलर देखेंगे। क्या देखेंगे, कलर देखेंगे। तो PBR 322 में इसके बाद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यूज्ड एज सेलेक्टेबल मार्कर क्रिएट अ प्रॉब्लम। लिखिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन एज अ सेलेक्टेबल मार्कर इन PBR 322 क्रिएट अ प्रॉब्लम। क्रिएट अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। व्हाई, क्योंकि ये कन्वर्सन प्रोसीजर है। कैसा प्रोसीजर है, बोलो, कन्वर्सन प्रोसीजर्स। ये सर से बाउंस कर गया बच्चों को। तो ये एक कन्वर्सन प्रोसीजर है। अब हम क्या करें, क्या प्रॉब्लम है वो आप लिखिए साइमल्टेनियस प्लेटिंग। जो लाइन लिखी एनसीईआरटी की वो लिखिए, वो मैं थोड़ी बोलूंगा। क्या लिखता है एनसीईआरटी, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज अ कन्वर्सन प्रोसीजर बिकॉज इट रिक्वायर्स साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन द 2 प्लेट्स हैविंग डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। एनसीईआरटी की ये लाइन है, समझे। तो अब क्या करें, अब हमें क्या करना है, कोई बात नहीं,
अब हम लेके आ रहे हैं बड़ा प्यार से एक बेहतरीन अल्टरनेटिव, हम एक अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर लेके आ रहे हैं। क्या लेके आएंगे? अल्टरनेटिव सेलेक्टेबल मार्कर, जिसका नाम होगा, क्या नाम होगा? वो नाम हम ही रख दे रहे हैं। पहले हम अपना ये नाम हम दे रहे हैं, एंजाइम कोडिंग जीन। ये नहीं लिखा वहां पर, ये हम दे रहे हैं एंजाइम कोडिंग जीन। और वो एंजाइम जिसके लिए हम जीन लाए उस एंजाइम का नाम होगा, आप पढ़ के आए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये वही एंजाइम है जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करता था। आपने लैक ओपरान में ये पढ़ा था। तो बनाएं फिर से PBr322। अब की बार हमने PBr322 में एक जीन डाला है, किसके लिए? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए। आवाज़ मत करो बेटा, किसकी आवाज़ आ रही भाई? ये एंजाइम डाला है, का जीन डाला है। अगर ये जीन है तो एंजाइम बनाएगा, और वो एंजाइम क्या करेगा? लैक्टोज को तोड़ता है। तो आपको पता है कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़े हैं, लैब में काम किए हैं, तो पता है कि प्रोडक्ट और सब्सट्रेट दोनों का अलग अलग कलर होता है। तो अगर सब्सट्रेट टूट के प्रोडक्ट बनेगा तो क्या आएगा? एक कलर आएगा। अब हम करेंगे क्या? अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि हमने अपने PBr322 में ये जीन डाल रखा है। ठीक है, ये जीन डाल रखा हमने। अब हमें क्या जोड़ना है? अपना डिजायर्ड डीएनए। तो हम क्या करेंगे? हम इस जीन को हटा देंगे और इसी जगह पर हम अपना क्या जोड़ देंगे? डिजायर्ड डीएनए। अब जिस बैक्टीरिया में ये जाएगा, उस बैक्टीरिया के पास ये जीन नहीं है। तो जो सबस्ट्रेट हमें पता है कि लेकर के चलना है, कि हमें तो पहले से पता है, तो क्या अब यह बैक्टीरिया इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा? बोलो, जीन तो हटा दिया ना आपने, नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो कलर नहीं आएगा। तो क्या लिखते हैं NCERT? द प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। ये देखिए, क्रोमोजेनिक का मतलब हो गया कलर देने वाला सबस्ट्रेट। गिव्स ब्लू कलर्ड, क्या देता था कलर? ये ब्लू देता था। क्लियर? लेकिन जिसमें जीन नहीं होगा उसमें ब्लू कलर नहीं आएगा। तो कितना आसान होगा, जैसे ही हम सभी बैक्टीरिया को एक प्लेट में लेके जाएंगे, तो अब जिन बैक्टीरिया में गया होगा वो बैक्टीरिया कलर नहीं देंगे, जिनमें नहीं होगा वो बैक्टीरिया कलर देंगे। तो रिकॉम्बिनेंट वाले कलर क्या होंगे? देंगे कि नहीं देंगे? जल्दी बोलो। रिकॉम्बिनेंट वाले कलर नहीं देंगे और नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले कलर देंगे। कलर देख के हम पहचान जाएंगे, जहाँ जहाँ ब्लू कलर है वहाँ वहाँ नॉन रिकॉम्बिनेंट है, जहाँ जहाँ ब्लू कलर नहीं है वहाँ वहाँ रिकॉम्बिनेंट है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये किस पर बेस्ड है? ये कलर रिएक्शन पर बेस्ड है। और एक नया वर्ड यूज किया उन्होंने, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। फिर मिस्टेक, ये वर्ड तो वहां भी यूज किया जा सकता है, एंटीबायोटिक में भी। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन यानी इंसर्शन माने डालना। तो चाहे एंटीबायोटिक जीन हो चाहे ये जीन हो, जिसको हटाएंगे और जिसकी जगह पर हम अपना डिजायर्ड डीएनए इंसर्ट कराएंगे, वो जीन क्या हो जाएगा? इनएक्टिव। तो ये वर्ड यहाँ ही लिखा है, वहाँ भी लिखा जा सकता है, लेकिन यहाँ लिखा गया है। तो जीन हटा के हमने डाला है क्या? अपना डिजायर्ड डीएनए। तो जब हमने अपना डिजायर्ड डीएनए डाला, वो जीन हटा दिया, तो वो जीन क्या होगा? इनएक्टिव हो गया। तो इस मेथड को नाम क्या दिया NCERT में? हालांकि सही नहीं है, लिख लो, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन।
हालांकि ऐसा नहीं, खाली इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, जो सही है वो सही, बाकी लिखा जो एनसीईआरटी वही माना जाएगा, ठीक है। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन वर्ड यूज करके वो कह रहे हैं किसके लिए, एंजाइम के लिए कोई जीन डाला गया है, तो ये किस पर बेस्ड है, बोलो, दूसरा मेथड किस पर बेस्ड है, कलर रिएक्शन। कलर रिएक्शन पर कौन सा बेस्ड है, तो भैया जीन लिखते लो, दोबारा लिख लो, कोडिंग फॉर पर्टिकुलर एंजाइम, और इसका यूज हम क्या कर रहे हैं, यूज्ड एज सिलेक्टेबल मार्कर। उसके बाद हम ऐसा क्यों यूज कर रहे हैं, तो सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दिस मेथड या दिस टाइप सिलेक्टेबल मार्कर इज बेटर देन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन सिलेक्टेबल मार्कर। क्लियर, बात इसी कर रहे हैं, PBR322 की बात कर रहे हैं। तो PBR322 में आपने क्या देखा कि PBR322 में आप बिल्कुल याद कर लिया हम लोगों ने, आज जब मैं ये पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि जब टॉपिक आएगा तो समझाऊंगा। सिलेक्टेबल मार्कर के दो तरीके हैं, एक तरीका क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर के दो तरीके हैं, एक तरीका है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, ये तरीका क्या है, कन्वर्सन प्रोसीजर है। दूसरा क्या है, जीन कोडिंग फॉर पार्टिकुलर एंजाइम, एंजाइम का नाम बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला जीन है, क्योंकि बैक्टीरिया कौन सा है मुन्ना, ई कोलाई। किस बैक्टीरिया में हम ये काम कर रहे हैं, ई कोलाई में काम कर रहे हैं, और ई कोलाई में एंजाइम होता है। क्लियर, इसके लिए दो जीन है आपके पास, AMPR, TETR, ठीक है। दो जीन में से एक को हटाते हैं और एक को रखते हैं, दो जीन में से एक जीन को हटाते हैं, एक जीन को रखते हैं। जिस जीन को हटाएंगे उसी की जगह पर हम अपना डिजायर्ड डीएनए जोड़ेंगे, यानी वो जीन क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी क्या है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ही है, लेकिन नाम यहाँ भी यूज किया गया है। जिस एंजाइम के लिए हमने जीन डाला है उस जीन को हटाएंगे और उसी जगह पर अपना डिजायर्ड डीएनए जोड़ेंगे, तो नाम क्या पड़ा, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, क्योंकि डिजायर्ड डीएनए जहाँ पे इंसर्ट किया गया है वो जीन तो आपने हटा दिया है, तो वो जीन क्या हो गया है, इनएक्टिव हो गया है। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नाम यहाँ लिखा है उन्होंने, लेकिन सही तो दोनों के लिए होता है। क्लियर, तो बिना तो इतनी देर PBR322 के माध्यम से आपने क्या क्या पढ़ा, लास्ट और फाइनल देखिएगा। हमको पढ़ाया जा रहा है PBR322 एक ऐसा प्लाज्मिड वेक्टर जो बहुत यूज किया जाता है, और ये मॉडिफाइड प्लाज्मिड है, लैब में बनाया गया है, दो लोगों ने बनाया था, बोलिवर, रोड्रिग्यूज, लेकिन एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया गया है। 322 क्या है, इसका नंबर है, क्योंकि उन्होंने एक ही नहीं बनाया होगा, और भी बनाए होंगे PBR, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या याद करना है आपको, 8 क्लोनिंग साइट्स के नाम याद करना है, याद हो गया आपको, वेरी गुड। उसके बाद आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो आपने पढ़े हैं वो दो हैं, कौन कौन से, AMPR, लेकिन आपको याद क्या करना है कि AMPR और TETR में क्लोनिंग साइट्स के नाम, ठीक है। ओरी का काम और उसकी इंपॉर्टेंस, उसके अलावा आरओपी हमारे यहाँ जान गया आप लोग, आरओपी क्या होता है, पहली बार कोचिंग में ही आपको इसका फुल फॉर्म पता चला, इसके पहले कोई फुल फॉर्म नहीं बोलता आरओपी का। उन प्रोटीन्स को कोड करता है जो रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड के लिए ज़रूरी होती हैं। इसका फंक्शन पूछ सकते हैं, इसके बारे में पूछ सकते हैं, AMPR में कौन सी क्लोनिंग साइट्स, उनके नाम, TETR में कौन सी क्लोनिंग साइट्स, उनके नाम, नाम का मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम होता है, वो जो आप पढ़ते हैं, है ना, PBU फर्स्ट, ऐसे बस।
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन के अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं? जीन कोडिंग फॉर पर्टिकुलर एंजाइम, सेलेक्टेबल मार्कर के 2 मेथड थे पीबीआर में। इसमें दिक्कत क्या थी? साइमल्टेनियस प्लेटिंग में दिक्कत थी, इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया? अल्टरनेटिव मेथड, जो किस पर बेस्ड था? कलर रिएक्शन पर। तो आज का टॉपिक था, आप देखते जाइएगा, मैं सिर्फ स्लाइड चलाऊंगा, आंखें फाड़ के देखिए आप लोग। क्लियर क्लियर, बहुत सही। सेल 1 BAM-H1 PBU फर्स्ट, MP के दोनों याद कर लो, PBU फर्स्ट, PST फर्स्ट, सेल फर्स्ट, BAM-H1, बाकी ये 3 याद कर लो। ओरी रोप, आगे बढ़, रोप का याद कर ले, PBU सेकेंड, ठीक है। ये देखिए प्लाज्मिक वेक्टर कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? PBR32 पढ़ने जा रहे हैं। ये क्या है? वही बायोलिस्टिक वाली मशीन है, बहुत तेज स्पीड से गिराएंगे, कोट करेंगे डीएनए को। ये डीएनए है, इस पर कोटिंग किसकी की है? गोल्ड की या टंगस्टन की? किसके लिए यूज कर रहे हैं? ये कौन सी सेल है भैया? बोलो, बोलते जाओ। प्लांट सेल है। 2 नाम है, जीन गन और बायोलिस्टिक। ये देखिए डायरेक्ट डीएनए ट्रांसफर टेक्निक है, माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल के लिए, बायोलिस्टिक प्लांट सेल के लिए। ये देखिए की टूल्स ऑफ आरडीटी में वेक्टर्स, क्लोनिंग वेक्टर्स। इतने जल्दी आ गया ये तो। चलिए, बीच की स्लाइड कहाँ चली गई? अच्छा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। टाइप्स ऑफ वेक्टर, प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज किसके लिए हैं? बैक्टीरिया के लिए हैं। वेक्टर फॉर प्लांट सेल, एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया था, उसका नाम था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। उसके पास टाइप प्लाज्मिड था, टाइप प्लाज्मिड के पास टीडीएनए था। टीडीएनए वो डाल देता था प्लांट सेल के अंदर, तो उसी टीडीएनए को डालने के तरीके से साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए। इन्होंने इसको एज ए वेक्टर यूज किया, लेकिन वेक्टर यूज करने से पहले इनको क्या बनाना पड़ेगा? नॉन पैथोजेनिक। नॉन पैथोजेनिक का मतलब डिसआर्म्ड, या ना कि वो डिजीज का कर दें, ठीक है। और ये काम केवल कहाँ होता है? डाइकॉट प्लांट्स का ये पैथोजन था। प्लांट वायरस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसा वायरस? आरएनए वायरस। एनिमल में जाना है तो रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस भी कौन सा वायरस होता है पता होना चाहिए आपको, लेकिन यहाँ भी हम उसको क्या करेंगे? डिसआर्म्ड यूज करेंगे। डीएनए विच कैरी अदर डीएनए, ये बात मैं तुमको 2 दिन से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल वेक्टर, आइडियल वेक्टर वही होगा जिसके पास ओरी होगी। ओरी की 2 इंपॉर्टेंस हैं, दोनों याद करिएगा। ओरी में ये क्या होना चाहिए? सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, जो अभी मैंने आपको पीबीआर में पढ़ाया। पहला मेथड ये था, दूसरा मेथड भी आज आपको पढ़ाया गया। इससे हम लोग क्या चेक करते हैं? रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच पहचान करते हैं। तो किस बैक्टीरिया में रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है, किस में नहीं गया है, ये किसके दम पर पहचानेंगे? वेक्टर में मौजूद कौन सा वेक्टर? प्लाज्मिड वेक्टर में मौजूद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन या फिर कोई दूसरा तरीका। क्लियर? फिर से भाई आ गया, 2 तरीके हैं, एक है एंजाइम कोडिंग जीन, या तो फिर ये तरीका बेस्ट है, सेकंड वाला, ठीक है। इसमें एक ही प्लेट चाहिए, इसमें 2 प्लेट चाहिए, और क्या चाहिए बताओ तुमको? आइडियल वेक्टर के 2 तरीके भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्लोनिंग साइट्स, इस पर बढ़िया सी बात लिखी थी, बात होती है तो बात होती है, ठीक है। इसमें लिखा है द वेक्टर नीड्स टू हैव वेरी फ्यू, कमी होनी चाहिए। जो लिखा है वो सही है, सही तो सही है, ठीक है। सिंगल रिकॉग्निशन साइट्स हो तो और बेटर है, तो वही अच्छा है जिसमें द वेक्टर नीड्स टू हैव, क्योंकि अगर सिंगल साइट्स नहीं होंगी तो रीजन क्या होगा? क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो आइडियल वेक्टर की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, ये मैंने क्या लिख दिया? अच्छा है, ये बीच में डायलॉगबाजी हो गई हमारी। जब तक एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट, क्या लिखा है यार? जब तक एजुकेशन सिस्टम बराबर स्टूडेंट। अच्छा, जब स्टूडेंट को कोई सही तरीका नहीं बताएगा तो यही स्टूडेंट भविष्य में क्या बनेगा? टीचर। और मेंडल कहते हैं कि गधे से गधा ही पैदा होता है, ठीक है। लेकिन ये जेनेटिक नहीं है, ये इकोलॉजिकल है। तो जब स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा तो वो जब टीचर बनेगा तो वो फिर तुम्हें कैसे समझाएगा? पढ़ने के तरीके को बदलना होगा, क्योंकि लाइनें लिखित वही थी, बात आई थी कोई ऐसा सवाल है जिसमें ऑफ और फॉर है, किताब में लिखी थी, लेकिन जिसके हम पढ़ने गए उसने हमको वो नहीं दिखाया, और उसने जो दिखाया तो या तो फॉर दिखाया या तो ऑफ दिखाया। फिर हम जैसे लोग मिलते हैं जो ऊपर से नीचे तक
अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, एक्सरे भी करते हैं, और वह अगर समय पड़े तो MRI भी कर देते हैं स्टूडेंट का, ठीक है, CT स्कैन भी निकाल देते हैं स्टूडेंट का। क्योंकि कहते हैं ना, जब कोई नहीं पकड़ पाएगा तो कौन पकड़ता है बीमारी? CT स्कैन। तो टीचर वही चाहिए जो स्टूडेंट का CT स्कैन कर दे। तो तुम कितने खुश होते हो जब CT स्कैन में बीमारी उसमें नहीं आया, अल्ट्रासाउंड में, तब डॉक्टर ने कहा अबे MRI कराओ। चेहरे पर कितनी खुशी होती है जब वो कहता अरे तुम्हारे किडनी में 0.33 की 5 पथरी हैं, अल्ट्रासाउंड में 1 दिखा रहे थे और लेफ्ट में दिखा रहे थे, राइट में नहीं दिखा रहे थे, लेकिन जब CT स्कैन आया कि इन दोनों में है, तुम बड़े खुश हो गए, जानकारी मिल गई हमको। घर में आए, अरे दोनों में हैं, एक में आया था अल्ट्रासाउंड में, बताओ हम एक का कराते तब तक दूसरी किडनी खराब हो जाती हमारी। तो CT स्कैन का मतलब होता है कि बच्चे को जानकारी हो जाए कि जिस एग्ज़ाम में बैठ रहा है उसमें एक्चुअल कमियां कहाँ हैं, ठीक है। तो ये पार्ट नहीं है, इसको हटा दें स्लाइड से। कुछ बच्चे को ये भी नोट कर लें कि आइडियल वेक्टर नोट ना करना भैया, पहले BSc में ऐसे होता था, BSc में ऐसे हम लिखते लिखते चले यहाँ पर ऐसे ऐसे, और मेरा बोर्ड खत्म हो गया। नहीं, फ्लो चार्ट हम बनाते हैं, और जब मेरा बोर्ड यहाँ खत्म होगा तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे करते थे एरो बना करके, फिर यहाँ से करते हैं। तब तक बस जो बच्चे बैठे होते थे उनके पास पेज है, वो चाहते तो नीचे तक लिख सकते थे, लेकिन जिन पर पढ़े कैसे लड़के, तो वो वहीं पे से हम कहा ये कहा किए, आप भी तो इसे किए थे। अब गधे मेरा बोर्ड खत्म हो गया था। यही एजुकेशन लेकर के आप लोग आए हो, ठीक है, तो वो मत लिखना भैया। क्लियर? तो वेक्टर टॉपिक क्लियर। हम लोग कहाँ पहुँच गए? हम लोग ने पूरा खत्म कर लिया। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हाँ ध्यान रखिए, कलर कौन सा आता है? ब्लू। कौन देगा? ये था बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 2 में वेक्टर क्लियर। अब वेक्टर के बाद हेडिंग क्या है, फिर दिक्कत है। अब सीधे हेडिंग आई है, जल्दी से सब लोग देखें अपनी NCERT महारानी को। कॉम्पिटेंट होस्ट, फिर दिक्कत, फिर सीक्वेंस गड़बड़ाया। उसके बाद आया है बायोलिस्टिक। हमने क्या पढ़ाया था इसको, तुम्हें वेक्टर में पढ़ाया था। थोड़ा सीक्वेंस चेंज करेंगे, अभी बता रहे हैं इस बात को। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेजेस ऑफ RDT, लेकिन चूंकि पार्ट अलग पढ़ाया जा रहा है तो बायोटेक का एक वीडियो बच्चों जो लोग लाइव देख रहे हैं या जो लोग पढ़ते हैं ऑनलाइन फ्री में, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 फ्री में पढ़ लिया है। एक पार्ट फ्री में का वीडियो ना बनाए तो मज़ा आ जाए। पार्ट 3 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोसीजर ऑफ या प्रोसेस ऑफ RDT। तो फिर पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 3 में। अब तक के लिए यही।